अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हेट हमारे अंदर है, हमारे अपने लिए है। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम खुद के बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं। और अगर हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्यार भी है अपने लिए। सो फेलियर इज़ जस्ट अ फीडबैक मैकेनिज्म। It's not a setback, it's a feedback. And you take those feedbacks and you learn from it and then you improve and you go forward, you start becoming a winner. अगर आपको स्टेज में रियल फेम अगर अचीव करना है तो आपको डीपेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए टू सर्व पीपल. फेम कम्स बाय सर्विंग पीपल. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं जो कि एक पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं, ऑथर हैं और विनिंग माइंडसेट पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को देश विदेश में गाइड करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम अमनदीप थिन जी। Thank you, Yogendra ji, for having me. It's such a pleasure to be here. सो अमनदीप जी, आपकी कोचिंग जर्नी किस तरीके से शुरू हुई एंड स्पेशली आपने पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत काम किया और मैं चाइल्डहुड में ऐसा रहा हूँ जिसे पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया रहा हुआ है, तो मैं काफ़ी जानना चाहता हूँ कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग में जर्नी कैसे शुरू हुई। पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि फोबिया था आपके लिए, मेरे जी। लिए बहुत बड़ा फोबिया था। स्कूल के दिनों में हम थे पर हम नहीं थे, और कभी कोई टीचर गलती से वॉलंटियर मांग ले आधे मिनट के लिए कि किसी को घूमना है कव्वाली के वक्त इधर से उधर, तो उसमें भी हम छुप जाते थे कि हमें मत ले लीजिएगा स्टेज पे, क्योंकि ऐसा लगता था कि स्टेज पे जाएंगे तो शायद सांस रुक जाएगी शायद। हाँ, तो बहुत बड़ा फोबिया था। और बैकग्राउंड ऐसा है कि मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा चैलेंज था। पेरेंट्स से बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो फिर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया, और इंग्लिश भी काफ़ी लाइक चैलेंजिंग रही है ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की एज तक। तो उसकी वजह से भी एक रीज़न था कि स्टेज से थोड़ा दूर रहते थे, क्योंकि लगता था कि स्टेज में जाना मतलब कि काफ़ी हद तक इंग्लिश का ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी फियर रहा है बैकग्राउंड की वजह से। और फिर एक टाइम ऐसा आता ना लाइफ में कि आपको लगता है कि यार बस बहुत हो गया, बहुत छुप लिए, बहुत इस तरह से रो के अकेले में घुट घुट के जी लिए कि अब कुछ करना है इसको, इसको मतलब तोड़ना है, आगे निकलना है इसको। तो फिर अच्छे से ट्रेनर्स की मदद ली, बहुत सारे कोर्सेज किए, धीरे धीरे बिल्ड करते करते ही वो जैसे कहते हैं ना, आपका एक खुल जाता है ना, तो वो एक अंदर की आवाज़ जो जैसे कहते हैं ना खुलने लग गई। तो फिर आफ्टर 30 स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा करके, तो 30 तक आप स्टेज पे नहीं गए थे? नहीं, टिल 30? हाँ, स्कूल के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी पूछते हैं। जैसे उदय था, एक मेरा फ्रेंड, अभी आया था दिल्ली, हाँ। तो हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, टाइम कम था, तो हमने कैब कर ली कि बातें करेंगे पुराने दिनों की। तो उसने मुझे 2-3 बार पूछा मेरे पुराने नाम से, मेरा पुराना एक अलग नाम है। तो कहता यार क्या किया तूने, कि तू ऐसे हो गया, तो तू स्कूल में तो ऐसे नहीं था। तो मैंने समझाया उसको, मुझे लगता है उसको पूरी तरह समझ नहीं आया, पर जैसे कहते हैं ना, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग। जितना मैं सीखता चला गया, जितना मैं अपने आप को चैलेंज करता चला गया स्टेजेस पे, तो धीरे धीरे करते करते ना वो लेयर जो होती है ना एक डर की, वो अपने आप चली चली गई। हाँ, तो मैं मानता हूँ, और ये मेरा लाइक कि एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो टैलेंट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, वो एक स्किल है। और स्किल की सबसे अच्छी बात ये है कि आप सीख सकते हो जिसको आती है उससे, और एक बार आपने सीख लिया तो फिर वो हमेशा आपके साथ रहती है, वो जाती नहीं है। ओके। हाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने डिस्कवर की है अपनी जर्नी में, कि मुझे ऐसा लगता था करीबन 13-14 साल पहले कि कुछ लंबे हाइट के लोग ही स्पीकिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं टोनी का स्टूडेंट रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि हस्की वॉइस होती है तो ही आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो, करके ऐसे तो ऐसा कुछ है नहीं है। अब सतगुरु को देखोगे, वो बैठते हैं और वो समा बांध देते हैं। राइट। तो ये जैसे कहते हैं ना, एक स्किल है जो कोई भी एक्वायर कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कमिटेड है, कोचेबल है और अकाउंटेबल है। अगर ये 3 क्वालिटीज़ अपने आप में रखता है कोई भी इंसान, तो वो कोई भी स्किल सीख सकता है, नॉट ओनली पब्लिक स्पीकिंग, चाहे वो उसको टॉप क्रिकेटर बनना है, टॉप फुटबॉलर बनना है, या टॉप कारपेंटर बनना है, तो वो स्किल वो मतलब कि एक्वायर कर सकता है।
अपनी पब्लिक स्पीकिंग सिखाते समय जनरली क्या लिमिटिंग बिलीफ्स लोगों के रहते हैं जो उन्हें रोकते हैं? जैसे कुछ तो आपने अभी बताए। सो ज़्यादातर लोग किन वजहों से पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आ पाते हैं? बिकॉज़ मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर लोगों से पूछा जाए कि क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोग यस बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये स्किल मेरे अंदर हो कि मैं लोगों के सामने जा कर के बोल सकूँ। लेकिन फिर भी वो डर अपने अंदर लेकर के चलते हैं। तो क्या लिमिटिंग बिलीफ हैं जो उन्हें रोकते हैं? क्या उनके अंदर आपने देखा जो डाउट्स हैं जो उन्हें रोकते हैं? कुछ मेन धारणाएं या बिलीव्स हैं लोगों की, उससे पहले एक हल्का सा लाइक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग ये माना जाता है कि एक मरने से बड़ा डर है। और इसकी कंपैरिजन आती है आपकी यूलॉजी से, कि अगर किसी को यूलॉजी पढ़नी हो, अगर कोई उसका बहुत करीबी गुजर गया है, तो उसको कहते हैं ना कि आप उनके बारे में कुछ चंद शब्द कहिए। तो रिसर्च किया गया कुछ ऐसे 100 लोगों के साथ, लाइक आई डोंट नो 500-700 लोगों के साथ या 1000 लोगों के साथ, जो जिन्होंने यूलॉजी पढ़ी। और उन्हें ये पूछा गया कि आपकी क्या मतलब फीलिंग्स थे जब आप यूलॉजी पढ़ने वाले थे या शुरू करने वाले थे। तो हर इंसान ने अपना एक तरीका जैसे कहते हैं कि इस्तेमाल किया उसको ज़ाहिर करने के लिए। पर उसका जो जिस्ट निकल के आया कि ज़्यादातर लोगों का ये धारणा थी कि अगर यार मैं डेड हो जाना और कॉफिन में बैठूं तो बेटर है, मतलब सो जाऊं उसमें, रादर देन रीडिंग अ स्पीच। तो ये मेरा इसलिए मिशन है लाइफ का कि हर इंसान अगर चाहे तो उसको पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे कहते हैं ना कि संपूर्ण बनाना। अगर आप ये डर को जीत जाते हो, जो कि मरने से ही बड़ा डर है काफ़ी लोगों के लिए, 93% लोग कहते हैं कि उनको पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। और जो 7% को नहीं होता है वो ब्लेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका सन हो सकता है जो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। जैसे मेरी बेटी है, अगर आप उसको माइक्रोफोन देते हैं ना, तो वो बात करती है माइक्रोफोन पे। अब चाहे वो रेलेवेंट नहीं है, पर उसको लगता है कि माइक्रोफोन मिला है तो इस पे कुछ बोलना है हमें। तो वो 7% लोग ऐसे हैं जो ऐसे ग्रो अप हुए इस एनवायरनमेंट में कि उनको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में डर नहीं है डर उनको। नहीं है। 93% लोगों को डर होता है और ये डर दूर किया जा सकता है। अभी एक तो मैंने धारणा बता दी आपको कि मुझे लगता था कि कोई स्पेशल आवाज़ होगी, स्पेशल हाइट होगी, तो ही आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा मैंने देखा अपने रिसर्च में, खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और शायद कुछ लोगों को ये मुश्किल लगे कि उनको लगे कि यार ये कैसे हो सकता है। बट आप मेरी वाइफ को पूछेंगे तो वो इस बात को अफर्म करेंगी कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब अपनी एक दुनिया में मैं इंट्रोवर्ट हूँ। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, कैमरे पे जाता हूँ, तो एक अलग कैसे कहते हैं ताकत को चैनलाइज़ करता हूँ। तो मुझे लगता था कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो स्पीकिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है इंट्रोवर्ट सबसे अच्छे स्पीकर हैं, क्योंकि वो एनर्जी को बस सेव करते हैं और सही जगह पे। मैं खुद भी इंट्रोवर्ट ही हूँ। हाँ, हाँ, मैं लोनर हूँ। आप मुझे छोड़ सकते हैं हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, मैं अकेले रह सकता हूँ। राइट। थर्ड जो बिलीव मुझे लगा है, रिसर्च में आया है कि लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए आपको पब्लिक स्पीकिंग शुरू करने के लिए, लाइक लाखों रुपए चाहिए। हाँ, आपको एक हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ कोर्सेज़ करने के लिए, अच्छे ट्रेनर्स के साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद आपकी धीरे-धीरे आवाज़ खुलने लगती है। बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। 3 ये तो मेन चीज़ें हैं ना जो आती हैं लोगों की कि स्पेशल वन्स कैन डू पब्लिक स्पीकिंग, इंट्रोवर्ट्स कैन नॉट स्पीक इन पब्लिक, आई नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पीक इन पब्लिक। ये 3 मेन सबसे ज़्यादा लोग निकाल कर के लाते हैं। हाँ, तो इसकी रूट क्या है? व्हाट इज़ द रूट? मतलब आपने कहा अभी 93% लोगों को ये डर रहता है। तो क्या ये जेनेटिक है या कंडीशनिंग से आ रहा है? जहाँ तक मुझे समझ में आया है अपने रिसर्च में, कि जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो ये माना जाता है कि लोग आपको देख रहे हैं। 10 लोग हैं, 20 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 50,000 हैं। आँखें आपकी और आपकी तरफ हैं। तो पेडेस्टल, चाहे मान ली फिज़िकली हाई है, नहीं है, चाहे वर्चुअल में भी अगर आप कैमरे में स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप स्टेज पे हो। और जब आप कोई स्टेज आदमी आदमी या कोई भी लाइक कोई मैन और वुमन जाता है, तो हमारी धारणा है कि वो हमें कुछ ऐसी चीज़ देगा जिससे, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियन हैं, तो आप जाते हैं स्टेज पे, तो आप 90% जो करते हैं वो एंटरटेन करते हैं लोग। तो लोगों की धारणा है कि स्टेज पे जाना इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। और जितना हम परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एंग्जायटी और फ़ियर किक इन कर जाती है। वो और एक्सपैंड करती है रादर देन कमिंग डाउन। अब अगर हम देखें, जैसे हम ट्रेनर्स हैं, हमारा काम होता है एम्पावरमेंट। हमारा काम है लोगों की बिलीफ को शिफ्ट करना। हमारा काम है उनको ट्रांसफॉर्मेशन देना। तो अगर आप स्टेज पे इस इंटेंशन से जाते हो टू ट्रांसफॉर्म समबडीज़ लाइफ, तो आप उसको 100% परफॉर्मेंस नहीं मान सकते, नहीं देख सकते। हाँ, मैं डिसएग्री नहीं करूँगा कि 15-20%, 25% कि जो आप करते हो, जिस तरह से करते हो, जिस टाइम पे करते हो, वो आप कह सकते हो कि ये तो परफॉर्मेंस था। ये तो आपने जो स्टोरी टेलिंग करी है इतने एनर्जी के साथ, ये तो परफॉर्मेंस था। आई गेट इट।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट 75% जो हम करते हैं ट्रेनर्स टू ट्रांसफॉर्म समबडीज लाइफ, इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस. जो मैं मानता हूँ इट इज अ कॉन्वर्सेशन. राइट. और लोग कहते हैं कि अरे सर अगर मैं कॉन्वर्सेशन मान के चलूंगा तो क्या मेरा फियर चला जाएगा? तो मैं कहता हूँ कि एक बात की गारंटी है कि 1% फियर कम होगा मिनिमम. और अगर आप उसको बिल्ड करोगे तो धीरे धीरे ये चला जाएगा. तो हमारा ये मानना है हमने स्टूडेंट्स के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रिपेयर्ड, स्ट्रक्चर्ड, वैल्यू एडिंग कॉन्वर्सेशन. ये चिटचैट नहीं है, पर फिर भी कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी होती है जब हम दोनों तरफ चैनल चलाते हैं. हम कुछ भेजते हैं, कुछ रिसीव करते हैं. ऑब्वियसली वर्चुअल प्लेटफॉर्म जब करते हैं तो थोड़ा लिमिटेशंस रहती है, उसको अनम्यूट नहीं कर सकते, बट फिर भी एंगेजमेंट हम करते हैं कई तरीकों से. चैट में कुछ भेजिए, हाथ ऊपर कीजिए और रिपीट आफ्टर मी, तो फिर भी एंगेजमेंट चलती रहती है. और ये डर इस वजह से आता है कि हमारा अभी भी केवमैन माइंडसेट कुछ हद तक हम लाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में. कहीं कहते हैं ना डीप डाउन हमारे वो केवमैन मेंटालिटी अभी भी है. जब हम जंगलों में रहते थे, अगर कोई शेर आ गया तो या तो हम दौड़ेंगे उस स्पीड में जो हमने पहले नहीं की है, या हम लड़ेंगे उस शेर से उस ताकत में जो हमने कभी नहीं दिखाई आज तक. तो इसको हम फ्लाइट एंड फाइट मोड बोलते हैं. और जब भी कोई भी इंसान ऑडियंस को फेस करता है, वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में उसका ब्रेन चला जाता है. और आपको भी ये पता ही है कि ब्रेन बना है वो सर्वाइवल के लिए. तो जब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है, पर जैसे ही आप लोगों को फेस करते हो, आपका ब्रेन कहता है कि डेंजर डेंजर डेंजर, मुझे आपको बचाना है बचाना है बचाना है. तो वो ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन चला जाता है कहीं और पूरी प्रायोरिटी लग जाती है आपको बचाने में. हमें क्या करना है, उस फ्लाइट एंड फाइट मोड से निकलना है, ये समझ के कि जो सामने बैठे हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे ऐसे इंसान ही है. और ज़्यादातर लोग ना किसी भी स्ट्रगलिंग स्पीकर को देखते हैं तो सपोर्ट करते हैं कि चल कमान कमान या कर लेगा तू कर कर. पर हम अपने दिमाग में इतना कुछ बना के लेके जाते हैं, हमें लगता है कि भाई साहब अब बस लाइफ यहीं रुक गई है. कई बार होता है ना, जैसे आप पता नहीं आपको एक्सपीरियंस है, मैं गया था शांतिधारा कॉलेज है अच्छा. अहमदगढ़ मंडी पंजाब में. ओके. जब मैं +1 में था, तो मैंने कंप्यूटर पे एक लेक्चर देना था. एक तो कॉलेज का क्राउड नहीं हमने कभी देखा, हम तो स्कूल में थे. तो जब मैंने वो क्राउड देखा तो क्राउड से ही दिक्कत हो गई. और जब मैं गया ना, वो जो होता है आपका रेज्ड अप पेडेस्ट्रियल देते हैं, वो पोडियम देते हैं आपको खड़े होने के लिए, मैं फ्रीज हो गया वहाँ पे. मेरे पास लिखा हुआ स्क्रिप्ट भी था जिसको मैंने मतलब क्रॉस चेक करना था, बोलना था. हाँ. मैं फ्रीज हो गया. फिर मेरी टीचर मेरे रेस्क्यू करके लेके गई. तो कमिंग बैक वो फ्लाइट फाइट मोड में चला गया था उस वक्त, और सब कुछ भूल गया मैं. और बहुत सी आवाजें आ रही थी, ओ चश्मू तेरे से नहीं होगा, आजा आजा, पंजाबी में मतलब जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैकलिंग हैकलिंग हो रही थी मेरे साथ. तो मैं तो मतलब कि गाड़ी में जब गया ना तो एकदम ऑलमोस्ट लाइक डिप्रेस हो गया था कुछ मोमेंट्स के लिए. टीचर समझ जाते हैं. तो मेरी मीना ने एक मुझे बहुत अच्छा शेर सुनाया था उस वक्त, मुझे अभी भी याद है कि गिरते हैं सिपे सलार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे धीरे धीरे करते करते. ये एक्चुअली ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हो रखा है. अब बहुत ही आयरॉनिक था. मेरा टॉपिक मैं शुरुआत में मेमोरी पे लेता था, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन फोकस, और स्कूल्स में लेता था. तो एक छोटी स्कूल में मैं था, तो वहाँ पे मैं स्पीच दे रहा था. 21 साल की बात है, कौन सा हाँ, साल? ये मैं रहूँगा 19 साल का रहूँगा उस टाइम पे, तो बहुत पुरानी बात है. सो टॉपिक था हाउ टू अचीव फोटोग्राफिक मेमोरी, ये था टॉपिक. और मैं उस समय कोई ऐसा लैपटॉप कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैं वैसे ही स्पीच दे रहा था, कोई प्रोजेक्टर नहीं कुछ नहीं. और स्कूल भी छोटी थी तो ब्लैक बोर्ड टाइप था, कुछ था नहीं वहाँ पे, डायरी थी बस. तो हाउ टू अचीव फोटोग्राफिक मेमोरी टॉपिक था, और मैं 10 मिनट को आधी एकदम से ब्लैंक हो गया. आया ही नहीं मुझे, मैं एकदम से बिल्कुल कुछ आगे नहीं आ रहा कि आगे क्या पढ़ाना है, एकदम से बिल्कुल ब्लैंक जोन में चला गया था. और बच्चे कैसे होते हैं, कोई ताली मार रहा है, कोई पीछे से कह रहा है कि पहले अपनी तो ठीक कर ले. तो एग्जैक्टली आई कैन रिलेट टू दिस एक्सपीरियंस, दैट मतलब ऐसे कितनी बड़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं. विडंबना है. देखिए आप आयरॉनिक. खुल के बता रहे हैं अभी, और आई एम श्योर ये बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को कि आप गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ मेमोरी, और आपकी मेमोरी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ उस वक्त लॉस हो गई कुछ मोमेंट्स के यस लिए. यस, और फिर देखिए वो लोग आपको क्या वो देते बहुत हैं. आयरॉनिक हो गया था मतलब. बट आई फील दैट दैट इंसिडेंट शेप्ड मी. उसने मुझे सिखाया कि कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है. कुछ भी ऐसे नहीं कि मैं स्टेज पे जाके सब कर लूँगा, ये हो जाएगा. सो आई थिंक वो बैड एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे मदद किया कि मैं और बेटर स्पीकर बन सकूँ कहीं ना कहीं. एंड आई थिंक आई वांट टू गिव यू क्रेडिट कि
जैसे ना कहते हैं कि आपने, जैसे कहते हैं ना, आपने उस जर्नी को आगे बढ़ाया जी, और उस मोमेंट से लेसन्स को लिया और उसको और बेहतर किया। और अगर यही जर्नी अगर जो भी कोई सुन रहा है ना, अगर वो करता रहे, आई गारंटी नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि वो स्टेज पे चला जाएगा। सिर्फ करते चले जाओगे ना तो वो चीज़ें एक ही चीज़ होती है कि चीज़ें बेहतर बनती चली जाती हैं। और ज़्यादातर लोगों को कहते हैं ना कि दे वुड नॉट डू समथिंग एट द लेवल वेयर इट इज़ बैड टू एन एक्सटेंट वेयर दे विल स्टार्ट बिकमिंग गुड। यही ज़्यादातर चैलेंज लोगों में मैंने देखा है कि वो गिव अप करते हैं जल्दी। एक मिथ मैंने देखा कि पब्लिक स्पीकिंग को लेके कईयों में होता है कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग अगर मुझे सीखना है मतलब मैं स्पीकर बनूँगा तो ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। क्या ये ट्रू है या फिर एक कोई भी लीडरशिप रोल में है या कॉर्पोरेट में भी है या बच्चे भी हैं, किस-किस के लिए है पब्लिक स्पीकिंग? मेरा ये पर्सनल मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग करने से सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेज पे कॉन्फिडेंट होते हो, आपके बहुत सारे लेयर्स जो है ना लाइफ के, वो सॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। आपका हेल्थ एस्पेक्ट भी एक नेचुरली कनेक्टेड है स्टेज से होने के साथ, काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों के लिए। ओके। आपके रिलेशनशिप्स बेटर होने लग जाते हैं। आपका खुद के साथ जो रिश्ता है और खुद के साथ जो मोहब्बत है, वो काफ़ी बेहतर होने लग जाती है। बहुत डीप ओके। है, क्योंकि हमारी पूरी फाउंडेशन जो है ना, वो एक साउंड से आती है और हम हमेशा स्टेज पे होते हैं। जब हम कोई फिजिकल स्टेज पे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर अपने मेंटल स्टेज पे खुद होते हैं और दो लोग हमारे अंदर ही होते हैं। और जो स्टेज पे ज़्यादा चढ़ेगा, ज़्यादा बातें करेगा, वही जीत जाएगा। तो अगर हमारे स्टेज पे मान लीजिए ब्रेन के वो मतलब पर्सनैलिटी या पार्ट है जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, ये होगा नहीं, ऐसा-ऐसा, तो वो जीतेगा और वही आप बनते चले जाओगे। पर अगर वो स्पीकर आप चढ़ाते हो बार-बार ज़्यादा कि यार नहीं, हो सकता है, सीख सकते हैं, कौन है जो सिखा सकता है? किसके पास मैं जा सकता हूँ? कौन सी किताब पढ़ सकता हूँ? कौन सा ट्रेनिंग कर सकता हूँ? या फिर कौन से इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ? कौन से बोर्ड रूम मीटिंग में मैं जाऊँ और मैनेजर से बोलूँ कि मुझे करना है। तो करते-करते अगर वो आप स्टेज पे उस चीज़ को बढ़ाते चले जाओगे ना, तो फिर आप एक, जैसे कहते हैं ना कि अमेजिंग कम्युनिकेटर बनने लग जाते हो। कहते हैं ना कि बहुत डिपेंडेंट है कि व्हाट यू हैव इनसाइड बिटवीन दिस स्पेस इज़ व्हाट कम्स आउट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो इस स्टेज को बहुत पावरफुल करना ज़रूरी है। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ़ एक ये चीज़ नहीं है कि आप स्टेज पे जा रहे हो और पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। वो तो है, बट उसके इनर लेयर्स में इतने काम हुए हैं कि जब आप जाते हो तो यू आर अ मच सॉर्टेड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ बेटर फादर, यू आर अ बेटर वाइफ, यू आर अ मच बेटर सिस्टर, मदर, पेरेंट, जो भी है टीचर, फ्रेंड, कज़िन, वो सब आपके लाइफ में आई थिंक अनफोल्ड होने लग जाती है। ये जैसे आपने अभी कहा कि रिलेशनशिप में भी काफ़ी हाउ इट इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो रही है तो रिलेशनशिप पे कैसे इसका इम्पैक्ट आ रहा है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्पीकर्स जो हैं, क्योंकि मैंने ग्रीन रूम में बहुत टाइम स्पेंड किया है बड़े टॉप स्पीकर्स के साथ, जैसे कि क्रिस गार्डनर हैं, जिनके ऊपर मूवी बनी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा। हाँ, विल स्मिथ ने एक्ट किया है, यस, यस, यस। पर वो रियल ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने जी है। ओके। हाँ, आई हैड अ ब्लेसिंग टू आल्सो सी रिचर्ड ब्रांसन फॉर अ कपल ऑफ मोमेंट्स इन द ग्रीन रूम। टोनी रॉबिन्स के साथ भी मैं 2-3 बार ग्रीन रूम में कुछ मोमेंट्स के लिए उनको देखा है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जितने भी अमेजिंग टॉप थॉट लीडर्स हैं ना, इनको खुद के साथ बेपनाह मोहब्बत है। अगर आप शाहरुख खान की भी थोड़ी स्टडी करोगे, तो शाहरुख खान, इवन दिलजीत दोसांझ को अगर आप देखोगे, इल्यूमिनाटी जो शो हो रहा है, इतने लोग जो आ रहे हैं, दिलजीत दोसांझ मतलब कि ऑब्सेस्ड है खुद के साथ इन अ वेरी एम्पावरिंग वे। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि इन लोगों को खुद से बेपनाह मोहब्बत है। और मेरा जो जिस्ट निकला है लाइफ का, ऑलमोस्ट 25-26 साल तक की एज में मुझे खुद होने में दिक्कत थी। अब उसका छोटा-सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं मिक्स्ड बैकग्राउंड से हूँ, पेरेंटिंग। मेरे जो डैड हैं वो जट सिख हैं, बहुत गोरे हैं, स्किन कलर में, या थे। और जो मेरी मॉम है वो बंगाली हैं, उनका रंग बहुत सांवला है। तो मैं हूँ नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन। और जब मैं बड़ा हो रहा था कलकत्ता में, तो वो मेरे लिए एक तरह का कर्स था मेरी लाइफ के हिसाब से, अपने वर्ल्ड में, या चैलेंज था। एक तो मैं मोटा था, ऊपर से मिक्स था, तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं वो आपको थोड़ा लुक डाउन अपॉन कराने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार गॉड, तुमने मुझे ऐसे क्यों बनाया है? मैं अपने डैड के जैसे गोरा क्यों नहीं हो सकता? मैं पंजाबी प्रॉपर क्यों नहीं दिख सकता? बहुत से लोग मिलते थे, कहते यार लगता नहीं है तू पंजाबी, ना जट नहीं लगता है, मतलब ऐसे, मतलब तो आपको चुभ जाती है चीज़, जब राइट। 11, 12, 13 साल के होते हो।
तो आपको लगता है क्या करूँ, मैंने बड़े पापड़ बेले हैं गोरे होने के लिए, फेयर एंड लवली, हल्दी, कच्चा दूध, पता नहीं कौन से एक पत्ते लोगों ने बोला, वो पीस के लगाया मैंने। तो उसके बाद तो मैं यूके चला गया, वहाँ पे लोग लाखों रुपए खर्चते हैं टैन होने के लिए, मैं ऑलरेडी टैन हूँ, तो मैं सही जगह पहुँच गया। सो कमिंग बैक, तो मुझे बहुत चैलेंज था खुद होने में। और जब मैं 16 ईयर्स का था तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे डैड टैक्सी चलाते थे, तो उनकी टैक्सी का ना एक्सीडेंट हो गया था बहुत ज़बरदस्त। पहले भी एक दो बार हुआ था छोटा, पर वो इतना बड़ा हो गया मेजर कि वो डैड ना हमें उस कमरे में रख नहीं पाए। एक कमरे का मकान था जिसको वो किराए पे लिया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने हम सबको उठा के ना गाँव में ले गए पंजाब में। एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट है जो लोग नहीं जानते, करीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर लुधियाना के मतलब दूर पड़ता है वो। तो हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट में चले गए 1994 में। तो लाइफ का जो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त था। कलकत्ता की लाइफ तो चैलेंजिंग थी, पर गाँव की लाइफ उससे ज़्यादा हार्डशिप में थी। ज़्यादातर जो लड़के थे मेरे एज में वो सब पटका-वटका बाँधते थे, सबकी दाढ़ी-वाढ़ियाँ होती थी और वो खेती-बाड़ी करते थे, तो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो वो मुझे फ़ील कराते थे कि मतलब यू आर नॉट मैन इनफ, जो कि हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सुइसाइडल था उस एज में, 16 की एज में। और मैंने कुछ मूवीज़ देखी थी अपने नेबर्स के हाउस में कलकत्ता में। तो मैं ब्लेड रखता था विंडो के साथ, और रात को उसको पकड़ के ना कोशिश करता था कि ये हो जाए, पर वो इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, आप डरते भी हो। एक आवाज़ कहती है कि बहुत दर्द होगा, खून निकलेगा, और एक आवाज़ कहती है कि भई कर लो, और आँखों से आँसू बहते थे कि ये क्या ज़िंदगी है मेरी। तो वहाँ से जैसे कहते हैं कि ये जर्नी जो आती है आपकी, आपको लगता है कि यार हमें ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ये जो रियलिटी है ना लाइफ की, इसको बदलना है, ताकि मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह से स्ट्रगल ना करें अपनी लाइफ में। सो कमिंग बैक, जब मैं ये जर्नी मतलब ट्रेनिंग, मैं बाय द वे मेरी जो ट्रेनिंग शुरू हुई ना ये पूरी पर्सनल डेवलपमेंट, वो एमवे से हुई है। अच्छा। हाँ, एमवे को पता नहीं कैसे मेरा एड्रेस मिला, शायद किसी ने रेफ़र किया होगा। तो मुझे एक अचानक चिट्ठी मिली थी एमवे की मीटिंग के लिए, तो मैं जालंधर गया था एमवे मीटिंग के लिए 1998 में, और डॉक्टर ब्रैच थे स्टेज पे जो प्रेज़ेंट कर रहे थे। वो फर्स्ट डायमंड बने एमवे एमवे में इंडिया के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। अभी भी जालंधर बेस्ड हैं, कनाडा से रिटर्न होके ये बिज़नेस करने आए थे। तो वहाँ से मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई। मैंने वहाँ से किताबें पढ़नी शुरू की, और फिर टोनी की किताब पढ़ी 2003 में। फिर मैं यूके गया 2006 में, स्कॉलरशिप थी मुझे, और वहाँ पे मुझे फिर टोनी का इवेंट किया 2007 में। तो फिर ऐसे करते-करते लाइफ़ जो है ना अनफ़ोल्ड होने लग गई। कमिंग बैक रिलेशनशिप पे बात करता हूँ मैं, कि ज़्यादातर जो अच्छे स्पीकर्स हैं ना, उनको खुद होने में बहुत प्राउड है। इन अ वेरी लाइक एम्पावरिंग वे, नॉट इन अ एरोगेंट वे। और जब आप खुद से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाते हो ना, जैसे कि आपका पास ग्लास है पानी का, आप सबको दोगे, जैसे 5 लोग हैं, तो वो खाली हो जाएगा। पर अगर आपका एक स्रोत है, ऊपर से आ रहा है, बह रहा है, और जो ग्लास भर के फैल रहा है ना, वो दूसरों के लिए है, तो आप कभी भी खाली नहीं होगे। तो जो आदमी खुद में इतना संपूर्ण महसूस करता है, ज़्यादातर अगर हमेशा नहीं, तो आस-पास के वातावरण में भी प्यार आपको, जिसे कहते हैं ना कि फैल जाता है। तो आप वो इतने इनसिक्योर ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, जो कि आप एक स्टेज पे होते हो। मैं तो बहुत इनसिक्योर था, अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जब मैं मिड 20s में था, लेट 20s में, इवन अर्ली 30s में। पर जैसे-जैसे मेरी ये जर्नी बढ़नी शुरू हुई पब्लिक स्पीकिंग पे, स्टेज पे जाना, और फेम कोई बुरी बात नहीं है बाय द वे। फेम हमारा एक बहुत बड़ा नीड है। 6 ह्यूमन नीड्स हैं हमारे, उसमें से एक नीड है कि वी आर सिग्निफिकेंट। यस। आपको पता होना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास शुरू के 2-3 साल में बहुत मिला आपको ये, 4 साल तक। फिर आपकी कोई सिबलिंग आ गई या आ गया, या फिर आप क्यूटनेस चली गई आपकी 7-8 साल के बाद, तो वो सिग्निफिकेंस काइंड ऑफ चला गया, पर आप फिर भी आप उसको खोज रहे हो। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे घर में मेरी बेटी है, अभी वो 9.5 महीने की है, जो हमारी यंगर वन है तबगुन, और जो मेरी एल्डर डॉटर है वो मुस्कान है। उनका एग्जैक्टली 6 साल का गैप है। अच्छा। हाँ, तबगुन 1 फरवरी को आई और मुस्कान 2 फरवरी को है। तो जब तबगुन आई, ऑब्वियसली क्योंकि वो छोटी है, उसको केयर ज़्यादा चाहिए, तो मुस्कान ने कुछ चीज़ें ज़ाहिर की। तो फिर मुझे रियल में एक्सपीरियंस हुआ कि सिग्निफिकेंस जो आपको मिलती है इतनी, और जब वो बढ़ जाती है, इक्वली बढ़ गई, फिर भी बढ़ गई ना, तो फिर आपको फ़ील होना शुरू होता है। और ये हर इंसान इसके थ्रू जाता है। इसीलिए स्टेज पे जाना, आई थिंक प्रीटी मच मोस्ट पीपल इफ नॉट एवरीबॉडी डिज़ायर कि मुझे जाना है स्टेज पे, मुझे फेम चाहिए, मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए, कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, यूनिक है, और है सबके अंदर, तो वो आपको स्टेज देता है। एंड कमिंग बैक टू रिलेशनशिप, आई थिंक व्हेन यू आर ग्राउंडेड, व्हेन यू आर सिक्योर्ड इन बीइंग हु यू आर, यू आर कंफर्टेबल बीइंग इन योर स्किन। मुझे और गोरा नहीं होना है, मैं खुश हूँ जिस तरह से मेरी स्किन की कलर है,
तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को हेल्दी करता है, आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अंदर लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या व्यक्ति कर सकता है अपने, अगर इनसिक्योरिटी अंदर लेकर के चल रहा है, जैसे आपको अपनी फेस को लेके इनसिक्योरिटी थी, तो इफ़ यू कैन गाइड समथिंग कि क्या व्यक्ति करे जिससे कि अपने अंदर के इन इनसिक्योरिटीज़ को डील कर सके अपार्ट फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग? हम एक प्रोसेस कराते हैं, आई थिंक आप भी इसके बारे में आपको पता होगा, शायद आप कुछ हद तक ये किसी अलग स्केल में आप कराते होगे। एक तो हम फॉरगिवनेस लेटर कराते हैं। ओके। हाँ, तो सबसे पहले आपको खुद को फॉरगिव करना होता है, अच्छा। क्योंकि जो नहीं है अंदर वो हम दूसरों को दे नहीं सकते। अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हेट हमारे अंदर है, हमारे अपने लिए है। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम खुद के बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं। और अगर हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्यार भी है अपने लिए। सो एक फॉरगिवनेस लेटर है, आप किसी भी ऐसे इंसिडेंट पे जाइए लाइफ में, हम सबके होते हैं, जहाँ पे मेरा एक इंसिडेंट है कि जब मैं 22 इयर्स का था, तो मैं गाँव से, पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हुआ और 6 साल में गाँव में रह के ना, तो एक आपका एक गाँव जैसा कहते हैं ना स्टाइल बन जाता है। तो दिल्ली जब मैं आया और रिसेप्शन पे जाना, लाइक फराटेदार इंग्लिश वाली रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो कॉर्पोरेट इंग्लिश बोलती है आपसे। आपकी इंग्लिश कलकत्ता में कुछ हद तक ठीक थी, फिर वो 6 साल में एक लेवल पे नीचे आ गई और फिर बहुत से लोग एनकरेज भी नहीं करते पंजाब में। जैसे में हमारा गाँव का माहौल है ना, तो पंजाबी में एक कहावत है, बड़ा अंग्रेज आया है। और एक मज़ाक भी है कि ज़्यादातर अंग्रेज़ी पंजाबियों की शाम को निकलती है, आफ्टर आफ्टर 8 पीएम। तो इंग्लिश बहुत वीक हो गई थी काइंड ऑफ, या फिर पर्सनैलिटी एक तरह से गाँव वाली बन गई थी, दब गई थी थोड़ी-सी। तो सिटी में आके बहुत घबराहट लगती थी। तो इसलिए तो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाते थे, कि इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ेगी। तो चैलेंजेस थे। तो जब मैं शिफ्ट हुआ दिल्ली, लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। मैं हर हफ्ते गाँव जाता था, क्योंकि मुझे ना फ़ील नहीं होता था कि मैं इस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ। मतलब ज़्यादातर चीज़ें ना आपको फ़ील कराती हैं कि यार आप इसमें फिट नहीं हो रहे हो। मतलब कि ना एक लो सेल्फ एस्टीम आना शुरू हो जाता है बहुत ज़ोर का। हर वीकेंड घर जाना, तो ऐसे 2 महीने चलता रहा ये ना सिलसिला। और मैं एक अपने फ्रेंड के मासी के घर पे रहता था, क्लोज़ फ्रेंड के मासी के घर पे, शादरा के पास एक बाहर जगह थी और मेडिकल के पास मेरा इंस्टीट्यूट था ओके। दिल्ली में। तो एक दिन मैं और पापा शाम को बैठ के डिनर कर रहे थे। हमारा मंजी होती है ना, मंजा लगा हुआ था। तो वो होता है ना, आप जब भर जाते हो, आई थिंक आपका दिमाग काम नहीं करता सही तरीके से। तो डैड ने ऑब्वियसली मुझे ऐसे कहा हुआ कि ये खाना खा ले। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा इतना चढ़ा हुआ था, जितना सारा पाइल अप हो रखा था 1-2 महीनों में, और सारा डैड पे उतार दिया। अच्छा। मैंने उनकी इंसल्ट की बहुत, लाइक क्या किया आपने हमारे लिए ज़िंदगी में, मे बी यू नॉट मैन इनफ कि आपने कुछ कमाया है ज़िंदगी में। क्या ज़िंदगी दी आपने हमें, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ट्रेनों में खड़े हो के 8-8 घंटे दिल्ली जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो डैड वापस कुछ कह सकते थे, पर कुछ कहा नहीं उन्होंने। वो चुपचाप चले गए बेचारे। वो पल तो निकल गया, जैसे कहते हैं ना, मुँह से आपकी चीज़ निकल गई, पर उसके बाद जो तकलीफ़ शुरू हुई ना, झंझनाहट शुरू हुई, वो काफ़ी दिनों तक चली। फिर कई मौके ऐसे आए कि दिनों में नहीं चली, पर हफ्तों में आती थी, रीअकरेंस होता था इस मेमोरी का। फिर कभी न कभी, कहीं न कहीं वो वापस ज़हन में चीज़ आती थी। तो फिर थैंक्स टू टोनी, तो वहाँ पे वो वननेस प्रोसेस कराते हैं। तो कहते हैं कि राइट डाउन थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट इन योर लाइफ। तो मैं तो स्ट्रगल कर रहा था, मैं तो ब्रेक डाउन कर गया एकदम। मतलब फिर कोई एक ट्रेनर था, उसने हेल्प करी मेरी। तो फिर मैंने वो इंसिडेंट निकाला अपने अंदर से, लिखा। फिर मैं इतना हल्का फ़ील किया, जैसे मुझे लगा फ्लोट कर रहा हूँ, कहीं हवा में। तो इसलिए मैं वो फॉरगिवनेस प्रोसेस कराता हूँ कि आप गलती आपसे, सब इंसान से होती है पर आपको अपने आप को माफ़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मतलब जो मैंने कहा अपने डैडी को या किया, वो गलत था, बट ये भी है कि मैं बहुत भर गया था। तो और हमारे जैसे सोसाइटी में, कल्चर में, हम इमोशनल बातें करते नहीं है। मेंटल हेल्थ की बात बहुत सालों तक हुई नहीं। अब जाके थोड़ी इस बात पे हम बातें करते हैं, जो कि करना चाहिए। हम मेन रोते हैं अकेले में, अंधेरे में, कोने में कहीं जाके, ताकि दुनिया ना देख सके। और फिर ये जो डायलॉग है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, बड़ा फेमस हुआ और मूवी भी हिट हुई।
पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, मर्द को दर्द होता है ना। Yes. तो पर हम जाते हैं कमा के लाते हैं, सब कुछ झेलते हैं ज़िंदगी में। तो कमिंग बैक वो इंसिडेंट मैंने रिलीज़ किया। फिर दिल्ली में एक सज्जन थे जिन्होंने मेरे पैसे उससे ले लिए थे, फिर मैंने उनको फॉरगिव किया। तो ये फॉरगिवनेस प्रोसेस बहुत पावरफुल है। हम आई रिकमेंड कि आप फॉरगिवनेस प्रोसेस लिखिए। खुद को भी करना और दूसरों को भी कर देना। हाँ, और उस लेटर को आप फाड़ के जला सकते हो, या फिर उसको कोई फ्लोटिंग वाटर जैसे ना बहता हुआ पानी उसमें भी डाल सकते हैं। और उसका एक और लेटर हम कराते हैं, उसका हम बोलते हैं जय हो लिस्ट। अच्छा, हाँ, और ये जय हो किसी की नहीं, जय हो अपनी। अच्छा जी। हाँ, तो जय हो लिस्ट में आप अपने लाइफ के अचीवमेंट्स लिखना शुरू कीजिए, छोटे से छोटा। लाइक आपको लेसेस बांधने नहीं आते थे शूज़ के एक टाइम पे, ठीक है ना? फिर आपने वो सीख लिया, घड़ी देखनी नहीं आती, आपने वो भी सीखा। तो लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस क्लास में मॉनिटर बना था एक टाइम पे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। तो जैसे वो मैंने लिखा, फिर मैंने जब पहली सैलरी ली अपनी ₹6000 आई कॉल सेंटर से, मतलब फ़ील ऐसा होता है कि आप लाइक क्लाउड 9 होता है, उस पे 10 पे 11 पे चले गए हो। तो वो भी आपको लिखना चाहिए। फिर आपकी जो पहली हाइक आई, आपको पहला प्रमोशन मिला, आप टीम लीडर बने, फिर आपकी पहली ऑडियंस जैसे आपने स्पीकिंग करी, तो वो आपके अचीवमेंट्स है लाइफ के। फिर डैड बनना लाइक मैजिकल है, जब आप अपने बेबी को हाथ में लेते हो। राइट। हाँ, फिर आपकी जो पहली बुक आती है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। तो वो जय हो लिस्ट मेरे ख्याल से तो 20 आपको मिनिमम बनानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर उसको फ्रेम कर लें, या फिर अगर नहीं कर सकते तो छोटे किसी कार्ड में रख के अपने पास अपने रखें। पास रखें, और उसको बार-बार लाइक रेफरेंस पॉइंट पे रखें, याद दिलाते रहें खुद को। आई थिंक उससे काफ़ी हद तक ये जो सेल्फ लव है बढ़ता है। और क्यों ना करें सेल्फ लव, क्योंकि सब प्रभु हैं, आप भी प्रभु हैं। ये जो कैमरा भाई साहब हमारे बैठे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये भी प्रभु हैं, मैं भी प्रभु हूँ। तो जब गॉड ने आपको एक यूनिक डिज़ाइन दिया है, तो एक रीज़न की वजह से दिया है, आप उसको क्यों डाउट कर रहे हो? तो जस्ट फील द एसेंस ऑफ गॉड एनर्जी इनसाइड यू। और हमारे अंदर ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी हैं, हमारे वीकनेसेस भी हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथ पे अपने फोकस करेंगे, आई थिंक धीरे-धीरे वीकनेस फिज़ल आउट हो जाती है। ये मेरा अब मानना है। सो आपने विनिंग माइंडसेट पे आई थिंक द सीक्रेट ऑफ विनिंग करके आपकी किताब आपने लिखी है। तो क्या सीक्रेट है विनिंग का? अगर आप कुछ शॉर्ट में बता सकें तो। हाँ, 3 स्टेप का प्रोसेस है। हाँ। लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, और ऑब्वियसली अमेजिंग ट्रेनर्स और लीडर्स से सीखा है। पहला ई है एक्सप्लोर। ओके। और एक्सप्लोर का मतलब है कि जब तक आप अननोन डेस्टिनेशंस पे नहीं जाओगे, तब तक आप उन चीज़ों के लेवल को बढ़ा नहीं पाओगे। तो एक्सप्लोर है कि यू हैव टू बी ओके टू गो इनटू द अननोन, एंड व्हेन यू गो इनटू द अननोन, फियर विल किक इन, इट विल कम एंड फेस यू, एंड यू हैव टू फेस द फियर फ्रॉम द फ्रंट। अगर मान लो आप पहली बार स्टेज पे जा रहे हो, तो आप ही को जाना है। चाहे आप प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो अपने मेंटर के साथ, या फिर रियल में किसी स्टेज पे जा रहे हो, क्योंकि आपको फेम चाहिए तो आपको इस स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर करने से आपका लेवल ऊपर आता है, जी। ठीक है ना? और वो ईज़ी नहीं है, इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, और वहीं ग्रोथ होती है जब हम अनकंफर्टेबल ज़ोन में जाते हैं। जब आप एक्सप्लोर करोगे एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आप एक्सपैंड हो जाओगे। कहते हैं ना, अ माइंड व्हेन इट एक्सपैंड्स टू अ सर्टेन लेवल, इट कैन नॉट श्रिंक बैक। हाँ, फिज़िकली शायद आप ना लगो दूसरों को, वैसे ही दिखो, बट एक चीज़ होती है, लोग कहते हैं यार आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आप बड़े कैरिज़मेटिक और बड़े मेस्मराइज़िंग हो गए हो, या हो, पर ऐसा पास में था नहीं। आपकी स्किन शायद ग्लो करने लग जाती है, वो कुछ हद तक चेंज आता है आपके ऑरा में। सो कमिंग बैक फिज़िकली यू मे स्टिल लुक द सेम पर्सन, बट इनसाइड यू समथिंग शिफ्ट्स, व्हिच इज़ लाइक यू हैव मोर करेज, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, यू हैव मोर नॉलेज। एंड फाइनली क्या होता है कि अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे आपने इस इंसिडेंट से लेसन्स लिए और आगे जर्नी को कंटिन्यू किया, so exploring the unknown, which will lead you to expand as a human being, and if you stay on the path, it will eventually help you to evolve. एक्सप्लोर, एक्सपैंड एंड इवॉल्व। और ये एक continuous cycle है। हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे कि अभी भी हम सीखते हैं। आप भी बता रहे थे, मैं भी ट्रेनिंग्स पे जा रहा हूँ, तो सीखने का सिलसिला कभी नहीं खत्म होता। और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और बड़ी चैलेंजेस को लेते जाएंगे, हम एक्सपैंड करेंगे, और जब एक्सपैंड होते चले जाएंगे, तो फिर ना वो एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी जो होती है ना, इवॉल्व करते चले जाते हैं उस पे। तो ये 3 स्टेप हैं जो एक इंसान को रियल विनर बनाती है लाइफ में। और इस बुक में मैंने ये भी ज़िक्र किया है कि जो फेलियर्स होती हैं, दे आर आवर फीडबैक मैकेनिज़्म। क्योंकि जब आदमी फेल होता है, उसके जो इमोशनल चार्ज होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब पैसे लूज़ होते हैं, या ब्रेकअप होता है, या कोई भी एक चैलेंज आता है लाइफ में, तो हम ना बहुत इमोशनली अलाइव या अवेक होते हैं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, वो बहुत पैसिव है। हम 3 से 4% या 5%, 10% याद कर सकते हैं।
बच्चा कोई बिजनेस में मान लीजिए लॉस होता है एक एक्सपीरियंशियल जर्नी में, तो वो पूरा याद रहता है कि यहाँ पे सीपीए ऐसा था, यहाँ पे ये एड में वीडियो ऐसी थी, या जो भी चैलेंजेस थे, या फिर जब आपने कंप्यूटर सेंटर खोला तो उसकी मार्केटिंग नहीं करी आपने, या फिर उसका लोकेशन बहुत कोने पे लिया आपने, तो वो जो लेसन है बहुत स्ट्रांगली आपके साथ जुड़ जाते हैं. सो फेलियर इज जस्ट अ फीडबैक मैकेनिज्म. It's not a setback, it's a feedback, and you take those feedbacks and you learn from it, and then you improve and you go forward. You start becoming a winner. तो एक गेम हारना या फिर एक स्टेज पे कभी बिल्कुल लाइक फ्रीज हो जाना या फंबल कर जाना is not the end of life or anything. If you just keep going, learning from your mistakes, I think what eventually you will arrive as a winner. आपने विनिंग का बताया, क्या चीज़ है जो विनिंग से रोकती है लोगों को? बिकॉज़ सभी लोग विनर बनना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली नॉट एवरीबॉडी एंड अप बीइंग अ विनर. सो क्या आपने अपनी जर्नी में देखा कि जो विनिंग से लोगों को रोकती है? आई थिंक ये मैं अभी भी डिकोड कर रहा हूँ कि कोर में कुछ होता है इंसान के, जैसे हम कर्मा समझते हैं, हम ये सब चीज़ें जानते हैं कि पास्ट लाइफ में बहुत कुछ करके आए हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा रिसर्च कहता है कि टेनासिटी जब इंसान के अंदर होती है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से. आई थिंक भगवान जी, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, वो भी यही कहता है कि मैं देखता हूँ तेरे अंदर कितनी पावर है, तो कितनी बार गिर के खड़ा हो सकता है, मैं तेरा टेस्ट लेना चाहता हूँ. एंड बेस्ड ऑन योर कर्मा, योर टेस्ट कुड बी लाइक यू फेल 20 times and then you become successful. For somebody it is 100 times, then you become successful. Somebody it is 1,000 times, then you become successful. और टेनासिटी जो है उसका ये है कि ये फरोशियस परसिस्टेंट है आदमी, या जो औरत है, किसे परसिस्टेंट नहीं हो, आप इस लेवल पे हो कि आपको कुछ और नजर आता ही नहीं, सुनाई देता नहीं, दिखता ही नहीं है. मतलब कि पागलपन की हद पे एक जुनून है आपको कि ये करना ही करना है, कि ये जो बिजनेस खड़ा करना है ये करना ही है, या फिर ये क्रिकेट में मैच पे जाके आईपीएल खेलना ही खेलना है, या खेलना ही खेलना है. आपको कुछ और समझ आता ही नहीं है, तो ये आप वही परसिस्टेंटली करते ही चले जाते हो दिन रात. तो आई थिंक देन सक्सेस इज बाउंड टू कम. सो यू हैव टू बी लाइक टेनाशियस इन दैट पर्टिकुलर गोल और एम या टारगेट जो आपका है. एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर अगर बनना है, तो अगर आप उसके कुछ स्टेप्स बता सकें कि ये जर्नी रहेगी और अगर ये चीज़ें करी तो एक व्यक्ति एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बन सकता है. द बिगेस्ट, एंड आई थिंक बहुत से लोगों को शायद ये समझ ना आए क्योंकि ये बहुत डीप है, और अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनोगे ना और इस पे काम करोगे, वक्त लगेगा इस पे. इज द डीपेस्ट थिंग विच वुड मेक यू द स्पीकर यू वांट टू बिकम इज योर इंटेंशन टू सर्व. और ऐसा है कि हमारे कल्चर में कि हम जब ग्रो अप करते हैं तो हमारा कल्चर ऐसा है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है. तो हम कल्चरली ऐसे लोग हैं जो शायद 3 किलोमीटर घर से दूर हैं पर कहते हैं यार तू दरवाज़ा खोल, मैं बाहर खड़ा हूँ. मतलब कि ये हमारे कल्चर में है, और गलत नहीं है ये, मतलब कि इस तरह का एक वातावरण है हमारे यहाँ. पर आपको स्टेज में रियल फेम अगर अचीव करना है तो आपको डीपेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए टू सर्व पीपल. फेम कम्स बाय सर्विंग पीपल. ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है. उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, आपको एक मेंटर ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद भी कर लोगे तो आपको 7, 8, 10 साल लग जाएंगे. आप क्यों इतना वेट करना चाहोगे ना? अगर आप मेंटर आप लाइफ में लेते हो, जैसे मैंने अपने लाइफ में लिया है, तो इट्स जस्ट द जर्नी हैज़ बिकम शॉर्टर, 1 ईयर 2 ईयर्स में. और एक चीज़ होती है, लोग समझते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो वो आपका पार्ट बन जाता है. जैसे मेरी ड्राइविंग थी इंडिया में, तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी एज पर वेस्टर्न स्टैंडर्ड, यूके स्टैंडर्ड. तो आई हैड टू टेक 15 लेसन्स मिनिमम, अच्छा. हाँ, टू लर्न देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और ऐसा नहीं कि वो मैं भूल गया हूँ इंडियन ड्राइविंग, बट मेरा जो डोमिनेंट नेचर है अब वो यूके ड्राइविंग है. अगर मैं राउंड अबाउट पे अभी भी ड्राइव करता हूँ तो मेरे पैर जो है ना वो ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि मेरे को राइट हैंड प्रायोरिटी अब कंडीशनिंग में आ गई है 15 सालों में. मैं चाहता नहीं हूँ पर मेरा पैर कहता नहीं तुझे ब्रेक करना है, जबकि माइंड को बोलना पड़ता है कि नहीं ये दिल्ली है, ये लंदन नहीं है, फिर भी वो पैर हल्का सा चला जाता है. राइट. सो कमिंग बैक, प्रैक्टिस अगर आप कुछ कर रहे हो और आप खुद ही कर रहे हो और कुछ गलतियां आपकी हो रही हैं जो कोई आपको करेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपका पार्ट बन जाता है. जैसे ना एक बैट है, अगर आप हाफ डिग्री चेंज करोगे एंगल, जो आपको एक कोच ही बता सकता है, मेंटर, तो वो बॉल ड्राइव के लिए जाएगी रादर देन गोइंग ऑन टू द फील्डर या कैच हो जाएगा. वहां पे एक मेंटर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. सो डीप प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस भी कहते हैं कुछ लोग, और मैं उसको ट्रेनिंग कहता हूँ, क्योंकि फिर आप कोचेबल एनवायरनमेंट में हो. माइन्यूट
डिस्टिंक्शंस आपको कोई दे रहा है और फिर उससे आपकी जो करेक्शन और निखार आती है वो बहुत अमेजिंग आती है. So सो आई true. वुड हाईली रिकमेंड टेक अप अ मेंटोर. सो आप बहुत सारे देशों में आपने लेक्चर्स लिए हैं, तो पर्सनल डेवलपमेंट को आप अलग-अलग देशों में किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं? इंडिया में कैसा माहौल है? इंडिया के बाहर पर्सनल ग्रोथ को लेके, जैसे अभी आपने मेंटरशिप की बात की। अब मेंटरिंग का कल्चर तो इंडिया में बहुत पुराना रहा है। आई थिंक श्री राम के भी गुरु थे, सचिन के भी गुरु रहे हैं, हर व्यक्ति ने अपने गुरु रखे हैं। बट लाइफ को लेके, इन चीज़ों को लेकर के जब मेंटर रखने की बात आती है, तो अभी भी इंडिया में अवेयरनेस काफ़ी कम है। सो बाहर के देशों में कैसा माहौल है? जैसे आपने कहा ना, मेंटरिंग या गुरु या टीचर या ट्रेनर होना, या आपको किसी को किसी की तरफ जाना सीखने के लिए, आई थिंक ये हर कल्चर में, हर कंट्री में ही है. बट ऑब्वियसली इट कम्स डाउन टू इंडिविजुअल की कितनी ओपननेस है आपकी, टू एक्सेप्ट देम. और आई थिंक जो हम करते हैं, जो आप और मैं करते हैं और बहुत सारे अमेजिंग ट्रेनर्स करते हैं, हम जो करते हैं उसको हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कहते हैं. जो हमारा स्कूल और कॉलेज है वो ज़्यादातर अभी एटलीस्ट 50% सिलेबस पे है जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है. हम बहुत मूव ऑन कर चुके हैं 50, 60, 70s के सिलेबस से, पर अभी भी हम पढ़ा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिलेबस. कुछ चेंजेस हुए हैं, पर आई थिंक अभी भी चेंजेस बाकी हैं. और ज़्यादातर लोग जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, मेरे लिए तो यही था, मुझे तो जॉब मिली नहीं. इंग्लिश की चैलेंज भी थी और वो ऐसे सवाल पूछते थे आईटी में कि मुझे समझ ही नहीं आते थे. तो इसलिए फिर मैंने कॉल सेंटर की जॉब ली, क्योंकि वही एक ऑप्शन बच गया था. उसमें भी इंटरनेशनल वाले तो पहले ही निकाल देते थे सेकंड राउंड में, क्योंकि एक्सेंट इतना हैवी था. जैसे तैसे करके डोमेस्टिक में हुआ, फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल हुआ, इंग्लिश इंप्रूव हुई. सो कमिंग बैक, आई थिंक ओपननेस तो अगर लर्निंग रहे, जो कि अभी भी मैंने कह रहा हूँ, मैं डिकोड कर रहा हूँ कि कुछ लोगों में होती है. मेरे अंदर सीखने की भावना तो अब जब से एमवे मिल गया था तो बहुत ज़्यादा हो गई. तो मैं ट्रेनिंग में जाना, सीखना, ट्रेनर से रहना बहुत हेल्प करती है. सो आई थिंक इंडिया में ऑब्वियसली इट्स अ वेरी अपकमिंग मार्केट. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स कोचिंग ट्रेनिंग इज बूमिंग. तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इंडियन हो तो आप यू सिटिंग ऑन गोल्ड डस्ट. अगर आपको इसको बहुत स्मार्टली भी करना है, एज अ करियर चॉइस टू बिकम अ फुल टाइम स्पीकर, ट्रेनर, कोच, देन आई थिंक यू आर एट अ एडवांटेजियस सिचुएशन. क्योंकि यूके का मार्केट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का भी इवन टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक सैचुरेट हो गया है. और इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स अपना रुख कर रहे हैं इंडिया की तरफ या एशिया की तरफ. तो इट्स अ वेरी अपकमिंग मार्केट. तो आपको इसलिए ये करना चाहिए. मेरा अब एक और भी मानना है, फॉर द लास्ट मे बी फ्यू ईयर्स हम एक एरा में रहे हैं जब कहते थे कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अराइव. आई थिंक हम एक नए एरा में आ गए हैं, या तो आने वाले हैं, मुझे लगता है. क्योंकि कोचिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फैल गई है और ये रेगुलेटेड नहीं है. कुछ भी, कोई भी कुछ क्लेम कर सकता है. तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का ट्रेनर टीचर बनना है, तो इट्स लाइक व्हेन द टीचर इज रेडी द स्टूडेंट्स विल अराइव. टोनी रॉबिन्स के साथ आपका एसोसिएशंस हैं और आप उनके लिए प्रीव्यूज़ भी करते हैं। सो हाउ दैट हैपेंड? आई थिंक जो स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट में हैं, दे ऑल नो टोनी एंड दे वुड लव हाउ यू आर एसोसिएटेड विद टोनी। आई थिंक शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि पूरी कायनात लग जाएगी. हाँ, 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 आपको सक्सेसफुल, शिद्दत से चाहो किसी हाँ, चीज़ को तो शिद्दत से हाँ। चाहो तो किसी चीज़ को पूरी कायनात लग जाती है. तो टोनी की मैंने किताब पढ़ी 2003 में, अवेक इन द जायंट विद इन. ग्रीन कलर का कवर था, वो बाद में रेड हो गया. 2006 में अगेन गुड कर्मास स्कॉलरशिप मिली. एक मेरे कज़न है, उन्होंने स्पॉन्सर किया. मैं न्यू कैसल गया पढ़ने के लिए. जॉब ढूंढ रहा था पार्ट टाइम. टोनी की एक मार्केटिंग कैंपेन चल रही थी फ्री बुक की. क्लिक किया तो फ्री बुक भेजी. फिर उन्होंने कॉल किया कि भाई आप आइए इवेंट कीजिए. तो पैसे उतने थे नहीं, तो गॉड ब्लेस, वो उन्होंने पेमेंट प्लान वगैरह दिया, तो मैं गया उस इवेंट में. तो इवेंट जब किया, अनलीश द पावर विद इन 4 दिन, वो मतलब कि सब कुछ हिल गया अंदर से, अंजर पंजर सब हिल गया. तो वहाँ डिसीजन किया कि कुछ करना है. ये ठीक है जो कर रहे हैं ज़िंदगी में, जॉब है, कमिटमेंट्स हैं, पर कुछ और आगे करना है. कुछ लाइफ को मतलब इस लेवल पे बढ़ाना है कि लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को ऐसी कोई एक्सपीरियंस दे सकें अपने लेवल पे. तो फिर रिसर्च मोड पे चले गए, ट्रेनिंग शुरू की अच्छे अच्छे मेंटर्स के साथ. 2010 में सक्सेस रिसोर्सेज करके एक कंपनी है, सेमिनार प्रमोटिंग कंपनी, बहुत बड़ी. उनके कुछ इवेंट्स किए, और फिर वॉलंटियरिंग की उनके कंपनी में, क्रू बने. अच्छा। फ्री में काम करते थे पर बहुत कुछ सीखने को मिलता था.
सुबह 6 बजे आओ, रात के 12 बजे जाओ, पर लर्निंग बहुत ज़बरदस्त, इवेंट रन करना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमन माइंड का। 2012 में मतलब पैशन इतना घर कर गया था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी लंदन में। अच्छा, और एक फॉरेन कंट्री में जॉब छोड़ देना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात है, है। बहुत बड़ी बात है। तो कुछ महीनों में जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो सब खत्म हो गई, फिर जॉब नेसेसिटी बन गई कि करनी पड़ेगी। बट वो जॉब मैं नहीं करना चाहता था जो मैं पहले कर रहा था, मैं सेल्स कर रहा था। तो किस्मत ने भी साथ दिया, सक्सेस रिसोर्सेज ने क्रूइंग कर रहा था, किसी ने बोला कि इनके यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, तुम क्यों नहीं आते इनके पास। तो फिर मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे ले लिया। उनको लगा कि मैं तो फेवर कर रहा हूँ उनके लिए, उनको नहीं पता था कि मेरी क्या हालत है घर के अंदर। तो बाद में मेरे को एचआर ने बताया कि तू जब आया, मुझे लगा तू मिलेनियर है। हाँ, इंडियंस का एक थोड़ा ना इमेज भी है कि ये बड़े होते हैं सॉर्टेड हाँ, हाँ, पैसों के मामले में। फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। वहाँ जैसे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, एक टोनी का प्रीव्यू होता है, टीजर होता है 3 घंटे का, टोनी के स्टाइल में टोनी का प्रोग्राम किया जाता है, कोई ट्रेनर करता है। तो वो 2 सेशंस करते हैं सैटरडेज को, सुबह होता है, ऑनलाइन होता है, फिजिकल नहीं होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल। हाँ, तो 10 से 1 होता है एक मॉर्निंग सेशन, फिर वो 3 से 6 करते हैं, 2 सेशंस करते थे वो। तो लोग आते हैं और वो अटेंड करते हैं और फिर उनको टोनी के इवेंट के लिए प्रमोट किया जाता है 4 डेज के लिए। तो रिचर्ड टैन जो है वो सक्सेस रिसोर्सेज का ओनर है, वो 2 सेशंस कर रहा था, सुबह वाला भी और दोपहर वाला भी। मैं था स्टाफ, मैं तो हेल्प कर रहा था सिर्फ। और उनको पता था कि ये पैशनेट है स्पीकिंग के लिए, तभी ये ऑफिस आया है, इसको सीखना है। किसी ने बताया था कि ये इसीलिए ऑफिस ज्वाइन किया है कंडीशन पे कि ये सीखना चाहता है कि स्टेज पे कैसे जा सकते हैं, इसका अल्टीमेट गोल वहां जाना है। तो रिचर्ड टैन को कोई कॉल आ गई रात को, एक दिन पहले, डे बिफोर, कोई नेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, 10,000 लोगों, कोई बहुत बड़े स्पीकर को मिलना था सिंगापुर में। वो थोड़ा मतलब कि लास्ट मिनट था। अब वो स्पीकर इतना बड़ा है कि आपको जाना ही पड़ेगा काइंड ऑफ। तो उन्होंने फ्लाइट वाइट चेक करी रिचर्ड की, तो वो दोपहर को उनको मिल गई कुछ 4 बजे के आसपास। तो ये सुबह तक पहुंच जाएंगे सिंगापुर, और सुबह होना ज़रूरी है उनको। फिर उन्हें कॉल किए कुछ ट्रेनर्स को। ट्रेनर्स का सपना होता है सक्सेस रिसोर्सेज के स्टेज में जाना, पर वेस्टर्न वर्ल्ड में कैलेंडर्स बुक होते हैं लोगों के। तो वो कहते हैं कोई मैं स्पेन में हूँ, कोई कहता है मैं जर्मनी में हूँ, अगर आप मुझे 1 दिन दोगे तो मैं परसों आ सकता हूँ। तो वो कोई मिल नहीं पा रहा है। अब रिचर्ड टैन को 2 मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम 2 बजे तक निकलना ही निकलना है, एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। तो अब सेकंड सेशन कौन करेगा? जो उनकी मार्केटिंग मैनेजर थी, उसको मेरे बारे में थोड़ा पता था किसने कोई इवेंट किया हुआ है। तो उससे पहले मैंने एक इवेंट किया हुआ था चंडीगढ़ में, पिकार्डली होटल में एक मैंने यूथ प्रोग्राम किया था, और लंदन में मैंने एक इवेंट किया था जिसमें अपने ही जान पहचान के लोग आए थे। छोटा सा इवेंट था, 20 लोग आए थे, उसमें 18 लोग अपने जान पहचान के थे। तो उसने बोला कि इसने कुछ इवेंट कर रखा है स्पीकर, तो उसको पूछ लो, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया है, टिकट बुक हो गई है, होटल बुक है, कुछ रिफंड तो मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, लोग चले जाएंगे, अपोलोजाइज कर लेंगे, या अगर ये गिर गुर गया तो उसको बोलेंगे कि सॉरी, जो भी होगा। ऐसा कुछ मजाक कर रहे थे, कि अगर फ्रीज हो गया तो और क्या कर सकते हैं। राइट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भाई वुड यू स्टेप अप एंड रन द सेकंड सेशन। अब थैंक्स टू माय मेंटर, एक मेरा मेंटर जिससे मैंने सीखा है, वो वर्ल्डली लेवल पे इतना लोग जानते नहीं है उसको। तो उसने अपनी एक स्टोरी ब्रायन ट्रेसी के साथ मुझे समझाई थी। वो शेयर करता था रूम में कि ब्रायन ट्रेसी ने उसको कोई अपॉर्चुनिटी दी हाइकिंग के लिए लास्ट मिनट, कि तू चलेगा मेरे साथ। तो उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, जबकि उसको कुछ नहीं पता था क्या करना है। बाद में फिगर आउट किया, कहते हैं ना कि फर्स्ट से यस एंड देन फिगर आउट। तो मुझे उसकी ना वो लेसन याद आ गई, जबकि मैं डरा हुआ था पूरा। मैंने कहा यस आई विल डू इट। तो फिर रिचर्ड टैन ने मुझे अपने स्लाइड्स दिए, थोड़ा समझाया फ्लो वगैरह, और फिर वो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया और चला गया वो अपने फ्लाइट के लिए। मैं स्टेज पे गया, मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा गला इतना सूख गया, पता नहीं 15 मिनट में। नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि आप इतना ड्रेन हो रहे थे अपने आप को। तो जब मैं पानी की तरफ बढ़ा तो पानी वो गिर गया, और जो कुछ लोग सामने बैठे थे वो देख रहे थे, भाई साहब ये स्ट्रगल कर रहा है। कुछ लोग चले भी गए, 7-8 लोग चले भी गए कि किसको चढ़ा दिया स्टेज पे। बट कमिंग बैक, वो मेरा पहला प्रीव्यू था टोनी के लिए, लास्ट मिनट नोटिस पे। राइट। और कमाल की बात देखिए आप, वेरोनिका जो रिचर्ड की वाइफ है, जो कि कंपनी की ओनर भी है, वो रूम में थी। मेरा 3 घंटे का प्रीव्यू 1 घंटे 40 मिनट में खत्म हो गया, अच्छा। क्योंकि मैंने कुछ वार्म अप करवाया नहीं, मैंने कुछ स्टेज चेंजेस नहीं करवाए, हाँ। कोई उनको एक्सरसाइज नहीं दी बीच में, मैं तो बोलते ही चला गया। और थैंक गॉड मुझे कुछ विजडम आया 20 मिनट के बाद, क्योंकि मैं कर रहा था रिचर्ड टैन स्टाइल, उसके स्टाइल में कर रहा था, वो मेरे से हो नहीं रहा था। 20 मिनट के बाद मैंने बोला कि यार मेरे को मतलब ये हो नहीं रहा है। मेरे दिमाग ने मुझे अंदर कुछ कहा
कि जो तुम्हें आता तुम वो करो। तो फिर मेरा 1 घंटा 10 मिनट अच्छा चला, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट में जब मैंने ऑफर किया ना, क्योंकि मेरा कॉल सेंटर का बैकग्राउंड था, सेल्स मैंने जबरदस्त कर रखी थी, तो वो मेरी अंदर की ना एनर्जी किक इन हो गई। जैसे मैं कॉल्स पे करता था, वो स्टेज पे थोड़ा डिफरेंट था, पर वो किक इन हो गई। तो उन्होंने लगा कि यार इसका कुछ हुआ, शिफ्ट हुआ है लास्ट के 20 मिनट में। तो सेल भी हुई, 12-13 सेल हो गई, 100 कुछ 30-40 लोग थे रूम में। तो फिर उनको लगा कि यार इसका कन्वर्जन तो ठीक है, अभी अगर ये ऐसे कर सकता है तो फिर आगे ये कितना कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे छोटे-छोटे स्लॉट देने शुरू किए। जैसे कि कोई ऑड सिटी में जाना है, लीड्स में, छोटा क्राउड है, 40 लोग हैं। फिर ट्रेनर को इंट्रोड्यूस करना, ट्रेनर लेट हो गया तो मैं ही स्पीकिंग कर रहा हूँ आधा घंटा, कि वो मेरे को पर्ची भेज देते थे कि तुम लगे रहो अभी। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वाओ! हाँ, और फिर कुछ महीनों में ऐसा होने लगा कि मेरा कन्वर्जन हाई होने लग गया। अरे वाह! मेरा 18% कन्वर्जन था टोनी के लिए, एवरेज। ओह, तो लवली। फिर मुझे और प्रीव्यूज़ देने शुरू हो गए। तो फिर मैंने एक टाइम पे ऑलमोस्ट 30-35 मिनिमम सैटरडेज़ साल में टोनी के लिए प्रीव्यू किया है। तो वहीं से आपका खुद का भी जो प्रैक्टिस और सब चीज़ें हैं बहुत बढ़िया हुई। हाँ, इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को बहुत स्टेज टाइम मिला है बिकॉज़ ऑफ प्रीव्यूज़। मैं पूरे यूरोप में ट्रैवल कर चुका हूँ प्रीव्यू के चक्कर में। इवन ऑस्ट्रेलिया तक भी गया हूँ, सिडनी, मेलबर्न मैंने प्रीव्यूज़ किए हैं, सिंगापुर में किया मैंने, दुबई में किया है। बहुत प्रीव्यूज़ किए मैंने टोनी के। हम बात कर रहे थे, आप एक और चीज़ बता रहे थे कि आप कुछ फायरवर्क्स भी करवाते हैं अपने इवेंट्स में। सो व्हाट इज़ दैट? अगर आप ऑडियंस को बताएँ। हाँ, बिल्कुल, एक जब 2007 में मैंने टोनी का इवेंट किया, तो डे 1 में फायरवर्क होता है। तो ऑब्वियसली डर तो लगता ही है, फायर आप देखते हो तो आपको लगता है कौन इसमें चलेगा, पर आप कर लेते हो, क्योंकि वो माहौल है, उस तरह की ट्रेनिंग होती है। तो जब मैंने वापस देखा मुड़ के, तो मुझे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हुआ, क्योंकि ये गया तो हमारे यहीं से है फायरवर्क। जो टोनी के गुरु हैं, वो कुछ एसेंस यहाँ से मतलब या लेकर गए हैं। इंडियन कई रिलीजन में फायरवर्क हाँ, हैपेंस, यस। तो वो जिनको वो मिले थे, विदाउट गिविंग एनी नेम्स हियर, तो वो इंडिया से ही प्रभावित होकर वो करवा रहे थे। फिर उनसे उन्होंने सीखा। तो करीबन कुछ 45 या 40 प्लस इयर्स बैक टोनी ने उनसे सीखा था। तो फिर मैं थोड़ा मतलब इस जर्नी में रिसर्च करने लग गया। तो फिर किसी ने बताया कि भई वो हैं जो पढ़ाते हैं। कई साल के बाद मुझे पता लगा, रिसर्च के बाद। तो फिर जब मैंने देखा तो वो खुद नहीं कराते थे, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो फिर उनका एक ट्रेनर जो है यूके में, पूरा लाइक वो यूरोप में जो हेड है। फिर मैंने स्टीव के पास जाके सीखा। हम उसको फिट बोलते हैं, फायर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होता है। फिर मैंने उनकी मास्टरी भी की, जिससे कि मैं ट्रेनर्स को भी सिखा सकता हूँ फायर वर्क। सो कमिंग बैक, जब हम फायर वर्क में किसी भी ह्यूमन को चलाते हैं, क्योंकि आग से हम सबको डर लगता है, और अगर हम आग पे चल सकते हैं 7-8 कदम, तो एक अलग तरह की ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस आती है आपके अंदर। यस। तो मेरे को हुआ, तो मैंने कहा कि ये रेप्लिकेट करना है और बाकी लोगों के लिए। तो फिर मैंने वो फिट ट्रेनिंग की, और फिर उनकी पर्सनल मास्टरी करी। और फिर हम अपने इवेंट्स पे, हम एक माइंडसेट पे इवेंट करते हैं, उसमें हम फायरवर्क करवाते हैं शाम को। जी। और बड़े चमत्कारी रिजल्ट्स आए हैं। कुछ ऐसे लोग इस इवेंट पे होकर गए हैं जिनको लाइक बहुत दिक्कत थी अपने आप में होने के लिए। कुछ तो ऐसे लाइक फ्रीज हो गए थे फायर के सामने, ब्रेक डाउन हो गए थे। कुछ पास का ट्रॉमा किक इन कर गया उनके बॉडी में। आपको दिखता है सामने, आप भी करते हो एनएलपी का काम, वो शिवरिंग इफेक्ट दिखता है। तो फिर हमने उनके साथ इंटरवेंशन की, थोड़ा काम किया उन पे। फिर वो चले विद द सपोर्ट ऑफ मी एंड द एंटायर ग्रुप एंड द एनर्जी। और फिर जो उनकी जो जर्नी उसका अनफोल्ड हुई है ना, मतलब कि वो उनको बिलीव था कि वो पब्लिक स्पीकिंग कभी कर ही नहीं सकते। और आज की डेट में रचना अपना प्रोग्राम करती है, अपना वेबिनार्स करती है, और सब कुछ मैनेज करती है ना एज अ ट्रेनर। तो एक बहुत पावरफुल, लाइक आई थिंक, ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस आता है फायरवर्क से। सो हम जी, बड़ा मज़ा आया इस इंटरेक्शन में। काफ़ी सारी गहरी बातें आपने पब्लिक स्पीकिंग को लेके बताई। सो नाउ बिफोर वी रैप अप, वी विल गो फॉर अ रैपिड फायर नाउ। ओके, ओके। So now we will start rapid fire with Amanji. So what is your favorite dish that reminds you of home, especially when you're in London? छोले भटूरे। कम खाता हूँ मैं, कम खाता हूँ। आप एक टाइम तो पूरा उसमें चले गए थे, आप बता रहे थे रो हाँ। वेज, सिर्फ वेज। वन टाइम यू वर ईटिंग। हाँ, वन टाइम, ये 13-14 की बात है। ओके। हाँ, बिफोर आई ओनली गॉट मैरिड। वेजिटेबल्स एंड दैट इज टू ओनली वन टाइम। वन टाइम कुक्ड मील खाता था शाम को, ओके। और दिन पे मैं जूसेस पे रहता था। लंदन और पंजाब, वेयर डू यू फील मोर एट पीस? लंदन। What is the biggest lesson you've learned from growing up in hometown? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स।
What is your most memorable moment on stage? London, Bath Road, Sheraton Hotel, 150 people. I got a standing ovation. One advice for someone delivering their first speech. Love yourself. Who is your favorite public speaker of all time? बहुत सारे हैं. Obviously, Tony, is a big name. So, and then there are trainers like Les Brown. What is harder, starting your first business or delivering your first speech? Starting your first business. How do you overcome stage fright in under 30 seconds? Jump up and down. Put on your favorite music. What was scarier, quitting your job or starting your first business? Starting my first business. One habit that helped you transition from employee to entrepreneur. Micro self-management. What is the best part of being your own boss? I can drop my daughter pretty much most days to school and pick her up from school. If you could relive one moment in your career, what would it be? Go back to Hoshiarpur when I delivered a program for Dainik Bhaskar. I had 150 youth kids surrounding me, Wow. Oh yeah, it's nostalgic. I was in tears. What is the one business skill everyone should master? People skill. Love the people, who work with you. What is the mantra for success? Persistent. What is the legacy you want to leave behind? Learning any skill is simple and easy.